नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्ड कॉलर टॉक्स के एक नए एपिसोड में। आज हम एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर उन 11 लाख जवानों की जिंदगियों से जुड़ा हुआ है, जो बिना किसी चीज की परवाह किए हुए बहुत ही हार्श कंडीशन में देश के अलग अलग बॉर्डर्स पे तैनात हैं और देश के अंदर तैनात हैं। इमेजिन कीजिए आप 15,000 से लेके 18,000 फीट की ऊंचाइयों पर, जहां चारों तरफ बर्फ है, वहां तैनात हैं, जहां पर हवा ही एक सबसे बड़ी दुश्मन है। आप डेंगू, मलेरिया, बिच्छू, सांप से भरे हुए जंगलों में 4-4 दिन आप रात में गुजार रहे हैं, इस उम्मीद में कि हमें एक नक्सली मिलेगा और हम उसको मारेंगे। इमेजिन कीजिए आप 55 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में, धूप में, रेगिस्तान में, बॉर्डर के पास बस चलते जा रहे हैं ताकि हम अपने बॉर्डर की रक्षा कर सकें। इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसी गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन पे तैनात हैं जहां पर अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो आपकी जिंदगी और आपकी आने वाली जिंदगी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। ये सारी ड्यूटी कुछ ऐसे जवान करते हैं, कुछ ऐसे ऑफिसर्स करते हैं। ये अपना काम इतनी शांति से, इतनी बखूबी से करते हैं। जब कोई टेरर अटैक होता है या कोई इंसिडेंट होता है, हमें तब इनकी याद आती है। ये सारे काम आर्मी के द्वारा नहीं किए जाते, ये सारे काम स्टेट पुलिस के द्वारा भी नहीं किए जाते, ये सारे काम किए जाते हैं CAPF के द्वारा, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। और अगर हम कलेक्टिवली देखें ये सारे CAPF की संख्या मिलाकर, ये संख्या 11 लाख से ज़्यादा होती है, और जो कि हमारे देश के CAPF को वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट CAPF बना देती है। इन सब के बावजूद जो उनकी संख्या बल है, जो उनके सेक्रीफाइस हैं और जो उनका इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में, उसके बावजूद भी उनकी हिस्ट्री को किसी ने अच्छे से समझा ही नहीं, किसी ने अच्छे से जाना ही नहीं। जो जानते हैं वो सिस्टम में, जो सिस्टम के बाहर वो नहीं जानते। इसीलिए हम आज के एपिसोड में जानेंगे कि दुनिया के कई देश CAPF क्यों तैनात करते हैं और हमारे देश के CAPF का इवोल्यूशन कैसे हुआ। हम कोशिश करेंगे इसको सीक्वेंसली जाने, आज की डेट में उनका मेन रोल क्या है और वो कैसे इंडिया के इतने मजबूत एक स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आइए जानते हैं। CAPF को समझने से पहले हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो इंटरनेशनल ऑर्डर था उसके मेन प्रिंसिपल को समझना होगा। आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द यूनाइटेड नेशन चार्टर, स्पेशली आर्टिकल 2 सेक्शन 4, it laid down a fundamental and foundational principle that every state they should refrain from the threat or any use of force against the territorial integrity and political independence of any other nation. Over the time, this prohibition came to be treated by the international law scholars as a part of the highest category of norms, which is reflected in the doctrine of jus cogens, later codified in the Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, particularly Article 53 and 64. To be precise, ऐसी कोई ट्रीटी नहीं है जो किसी देश को उनकी रेगुलर आर्मी को अपने बॉर्डर पर रखने से मना करे, लेकिन ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, जो लीगल और स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क ऐसा बना जिसने देशों को एनकरेज किया कि वो रेगुलर मिलिट्री कन्फ्रंटेशन से बचे। इसीलिए सभी देशों ने अपनी अपनी एक स्पेशलाइज्ड बॉर्डर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स तैनात की और वो अपनी बॉर्डर पर डिप्लॉय की, जैसे कि यूएस की है यूएस बॉर्डर पेट्रोल, रशिया की है नेशनल गार्ड ऑफ रशिया, चाइना की है पीपल्स आर्म्ड पुलिस, पाकिस्तान की है पाक रेंजर्स एंड सो ऑन। इंडिया ने एक ब्रॉडर लॉजिक अपनाया जिसमें कि इंडियन आर्मी इट रिमेन्स द नेशंस प्रिंसिपल वॉर फाइटिंग फोर्स फॉर पीस टाइम। India has developed CAPF over the time, layer by layer, as per requirement. And now we will know how these forces evolved, how they established, and what are their main job role and responsibilities. So let's go ahead. To begin with, सबसे पहले हम बात करते हैं असम राइफल्स की, जो कि इन सब में सबसे पुरानी CAPF है। Its story began in 1835 with a very small force. उस टाइम पे इसका नाम था चचार लेवाई। असम राइफल्स को नॉर्थ ईस्ट में तैनात किया गया था। While our role in the northeast is well known, what is lesser known is the fact that we have operated in areas beyond the northeast also. ताकि ब्रिटिशर्स अपने जो ट्रांसप्लांटेशंस है, अपनी सेटलमेंट है और उनके जो ट्रेड रूट्स हैं उनको बचा सके और ब्रिटिश बॉर्डर जो है चीन के साथ में उसको बचा सके। In the current scenario, Assam Rifles functions under the administrative control of the Ministry of Home Affairs and the operational control of Indian Army. It has played a very pivotal role in stabilizing the Northeast, in conducting various counter-insurgency operations, and for guarding the Indo-Myanmar frontier, which is very much sensitive. It has open routes throughout the border. Its strength has long been in range of roughly around 65,000 personnel. अब हम बात करते हैं CRPF के बारे में, जो कि इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी की मेन रीढ़ की हड्डी है। नेक्स्ट मेजर लैंडमार्क CAPF के इतिहास में आया 1939 में, जब ब्रिटिशर्स ने क्राउन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पुलिस नाम से
ये फोर्स स्टार्ट की। आजादी के बाद में इसका नाम सीआरपीएफ रख दिया गया। आपको जान के ताज्जुब होगा, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत ही स्पेशल विजन था कि इंडिया में किसी भी तरीके का इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है तो उससे लड़ने के लिए एक स्पेशलाइज्ड फोर्स बने, जिसका नाम सीआरपीएफ रखा। और फ्यूचर में सीआरपीएफ को उसी हिसाब से ट्रेन किया गया और उनको रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। आज के समय में सीआरपीएफ देश की सबसे बड़ी सीएपीएफ है, जिसपे करीबन 3.5 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात हैं और जिसको हर तरीके की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, चाहे वो काउंटर इंसर्जेंसी हो, चाहे वो काउंटर टेररिज्म हो, चाहे वो राइट कंट्रोल हो, चाहे वो नक्सल अफेक्टेड एरिया में सिविक एक्शन प्रोग्राम करने की बात हो। देश पे किसी भी तरीके का इंटरनल सिक्योरिटी का काम होगा वो सीआरपीएफ को दिया जाएगा। सीआरपीएफ की कई सारी बटालियंस जो है नक्सल अफेक्टेड एरिया में तैनात हैं और नक्सल अफेक्टेड एरिया में मेन ऑपरेशन करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड यूनिट का गठन किया गया, जिसको हम कोबरा के नाम से भी जानते हैं। आपको याद होगा, लद्दाख में 21 अक्टूबर 1959 को हॉट स्प्रिंग नाम की जगह पर सीआरपीएफ पर्सनल पर चाइनीज ने अटैक किया था, जहां पे 10 से ज़्यादा सैनिक हमारे मारे गए और जिनकी याद में आज की डेट में भी हम 21 अक्टूबर को हर साल पुलिस कमेमोरेशन डे मनाते हैं। आप भूले तो नहीं होंगे पुलवामा इंसिडेंट, आप भूले तो नहीं होंगे दांतेवाड़ा इंसिडेंट, जहां पर 76 वीरों ने अपनी जान की शहादत दी थी। अब हम बात करते हैं आईटीबीपी की। आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस फोर्स, इसका गठन 24 अक्टूबर 1962 को जस्ट चाइना वॉर के बाद किया गया था, जब हमारे देश को जरूरत महसूस हुई कि स्टेट की फोर्स बॉर्डर पर काफी नहीं है, इसीलिए आईटीबीपी को तैनात किया गया, आईटीबीपी को बनाया गया। आईटीबीपी भारत की 3488 किलोमीटर जो लंबी बॉर्डर है चाइना के साथ, उसको प्रोटेक्ट करती है। आईटीबीपी के ऑफिसर्स और जवान देश के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं मॉनिटरिंग के, उसका 70% जो रिकॉर्ड्स हैं वो आईटीबीपी के जवान और ऑफिसर्स होल्ड करते हैं। आईटीबीपी के जवान देश के हर तरीके की ड्यूटीज में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में जो ड्यूटीज आती हैं, चाहे वो काउंटर इंसर्जेंसी हो, चाहे वो वीआईपी सिक्योरिटी हो, चाहे वो इलेक्शन ड्यूटी हो, हर तरीके की ड्यूटी में आईटीबीपी के जवानों को, आईटीबीपी के बटालियंस को इस्तेमाल किया जाता है। आईटीबीपी सिर्फ बॉर्डर मैनेजमेंट नहीं करती, आईटीबीपी एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और सिविक एक्शन प्रोग्राम भी चलाती है, जिससे कि वहाँ की लोगों के साथ में, सोसाइटी के साथ में फोर्स का अच्छा बॉन्ड। अब हम बात करते हैं एसएसबी। ओरिजिनली इसको 1963 में बनाया गया था इंडिया चाइना वॉर के कारण। शुरुआत में एसएसबी को स्पेशल सर्विस ब्यूरो भी कहा जाता था। The founding logic of SSB was distinctive. The force was conceived not only to guard territory, but also strengthen the confidence, the presence, and preparedness in frontier communities. Over time, it evolved into SSB as we know today, responsible primarily for guarding the India-Nepal and India-Bhutan borders. Its role include border vigilance, intelligence gathering, anti-smuggling work, anti-trafficking efforts, and extensive community interface in open border environments. Its strength has been in the vicinity of around 98,000 personnel और around 1 लाख के आसपास इनकी strength है। What makes SSB different is that it is a force built around India. That border security is not the only about fencing and weapons. It is also about the confidence and cooperation of people living at the edge of the nation. इसके बाद हम बात करते हैं बीएसएफ की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ को इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं। बीएसएफ को 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर के कारण इसका गठन किया गया था। इससे पहले इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के इलाकों को उस स्टेट की स्टेट आर्म्ड फोर्स इसको प्रोटेक्ट करती थी, लेकिन एक समय पे आके लगा कि स्टेट आर्म फोर्स जो है वो सफिशिएंट नहीं है, इसीलिए बीएसएफ का गठन किया गया। आज के समय में बीएसएफ गार्ड्स द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, और बीएसएफ जितने भी इन्फिल्ट्रेशंस हैं, काउंटर स्मगलिंग है, ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स हैं और जितने भी तरीके की क्राइम्स बॉर्डर पे होते हैं उन सबको कंट्रोल करती है, उन सबकी गार्डिंग करती है। बीएसएफ प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल इन 1917 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। इस वॉर में वन ऑफ द मेन क्रिटिकल रोल जो प्ले किया था वो हमारे बीएसएफ ने किया था, एंड ओवर अ डेकेड्स दिस रिमेन्ड सेंट्रल टू इन्फिल्ट्रेशन एफर्ट्स। आज के समय में बीएसएफ में लगभग 2.5 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात, और इसीलिए बीएसएफ के इतने वास्ट रोल के कारण बीएसएफ को इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सीआईएसएफ की, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सीआईएसएफ का गठन 10 मार्च 1969 को किया गया था। शुरुआत में इसमें करीबन 2800 पर्सनल थे। सीआईएसएफ का जो मेन रोल है वो इंडिया के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक एयरपोर्ट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, मेट्रो सिस्टम एटसेट्रा, जो कि गवर्नमेंट प्रोमिनेंस के लिए बहुत जरूरी है, उन सबको सीआईएसएफ प्रोटेक्ट करता है, उन सबकी सिक्योरिटी देता है। आज के समय में करीबन इसमें 1.6 लाख से ज्यादा कर्मी तैनात हैं और सीआईएसएफ
पार्लियामेंट को भी प्रोटेक्ट कर रही है, सीआईएसएफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर रही है। देश में जहां जहां गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस है वहां पर सीआईएसएफ अपनी ड्यूटी करती है और उसको प्रोटेक्ट करती है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इंडिया की एक प्रीमियर स्पेशल फोर्स है जिसका गठन 1984 में किया गया जब देश में टेररिज्म बढ़ रहा था और जब गवर्नमेंट को महसूस हुआ कि हमें एक हाई एंड टेररिस्ट ऑपरेशन करना हो या एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशन करना हो तो उसके लिए देश ने जो है एनएसजी का गठन किया। एनएसजी के स्पेशल ऑपरेशन में से आपको याद होगा ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो 26/11 का जो मुंबई अटैक था उस टाइम पर एनएसजी का जो स्पेशल ऑपरेशन था ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो टेररिस्ट को ताज होटल में जाके न्यूट्रलाइज किया और कई सारे लोगों की जान बचाई। तो इस तरीके के स्पेशल एक्शंस और स्पेशल ऑपरेशंस के लिए एनएसजी का गठन किया गया। Through the corridors, through the rooms, until we are able to check each and every room. एनएसजी को पॉपुलरली हम ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जानते हैं, जबकि पर्दे के पीछे की सच्चाई ये है एनएसजी जो है इंडिया का सबसे मेन और सबसे लास्ट और सबसे खतरनाक हथियार है जो हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज या टेरर इंसिडेंट हमारे देश में होते हैं उस टाइम पर एनएसजी को यूज किया जाता है। अगर आप इन सारी फोर्स को इकट्ठे होकर देखेंगे तो आपको एक पूरी पिक्चर समझ में आएगी इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की जिसने द आइडिया ऑफ इंडिया को होल्ड करके रखा हुआ। आप देखेंगे असम राइफल्स म्यांमार बॉर्डर को गार्ड कर रही है, बीएसएफ इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को गार्ड कर रहा है, आईटीबीपी इंडिया चाइना बॉर्डर को गार्ड कर रही है, एसएसबी इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान बॉर्डर को गार्ड कर रही है, सीआरपीएफ इंडिया के जितने भी इंटरनल डिस्टर्बेंस हैं, इंटरनल वर्क हैं या इंटरनल सिक्योरिटी है उसको मेंटेन कर रही है, सीआईएसएफ गवर्नमेंट के जितने भी स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स हैं उन सबको प्रोटेक्ट कर रही है, एनएसजी गवर्नमेंट का एक मेन हथियार जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस के अगेंस्ट में एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशन के अगेंस्ट में ये बना हुआ है। इंडिया का इंटरनल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत क्यों बना? बिकॉज ऑफ दिस सीएपीएफ, बिकॉज ऑफ द सीएपीएफ ऑफिसर्स एंड जवान्स, बिकॉज ऑफ द सेक्रीफाइस दैट दे हैव मेड थ्रू आउट देयर लाइफ, थ्रू आउट द बिगनिंग। आप सीआरपीएफ की अगर हम बात करते हो तो सीआरपीएफ के फेमस इंसिडेंट पुलवामा अटैक आपने शायद भूल गए होंगे। हमारे देश में हमारे लोगों की जो मेमोरी है वो बहुत कमजोर होती है, हम लोग कुछ दिन बात करते हैं उसके बाद भूल जाते हैं। दांतेवाड़ा इंसिडेंट जहाँ पे 76 लोग मरे, ऐसे अनेकों इंसिडेंट है जहाँ पे सीआरपीएफ के जवानों ने अपनी जान गंवाई। आईटीबीपी का नाम आपको याद होगा तो आपको गलवान वैली इंसिडेंट जहाँ पे 20 आईटीबीपी के जवानों ने अपनी जान गंवाई, डोकलाम स्टैंड ऑफ और ऐसे और बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे अलग अलग सीपीएफ ने अपनी अलग अलग कुर्बानियाँ दी हैं। तो हम आम भाषा में समझते हैं कि आर्मी जो है इंडिया को वॉर टाइम पे प्रोटेक्ट करती है, लेकिन सीएपीएफ आपको डेली प्रोटेक्ट करते हैं, हर दिन लगातार, हर रात लगातार, हर साल लगातार वो करते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं और वो कभी रिजर्व के तौर पे काम नहीं करते कि हाँ उनको रेस्ट दे दिया जाएगा अब उनको काम किया। सो इन दी एंड national security is not just only in tanks, missiles and war rooms. It is also the patrol at border fence, the long convoy on the election duty, the jawan scanning a crowd at airport terminal, the force standing between an insurgent and the ambush. अंत में मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूँगा उन सभी वीर सपूतों की शहादत को जिन्होंने अपनी जान अलग अलग इंसिडेंट में गंवाई है, जो सीएपीएफ के जवान थे, ऑफिसर्स थे, उन जवानों को सच्चा नमन, सच्ची श्रद्धांजलि तभी है जब हम उनके बारे में अच्छे से जानेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे और उनकी पीड़ा को भी हम समझेंगे। एंड वी गिव प्रॉपर रिकॉग्निशन एंड प्रॉपर रिस्पेक्ट टू दिस सीएपीएफ ऑफिसर्स एंड जवान। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। दिस इज एक्स असिस्टेंट कमांडेंट विजेंद्र साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस एपिसोड। टिल देन, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।